ये सरकार नमस्कार। माहौल ज्यादा शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड सर माहौल बन रहा है शानदार वाला, क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। और पॉसिबल करने के लिए हमको अपना 100% देना पड़ेगा और आपके 100% के लिए वी आर विथ यू एंड सर माहौल बनाएंगे शानदार वाला, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्प करे इन रिवाइजिंग द एंटायर कंटेंट एंड सर जिस तरह से सर आपकी पढ़ाई चल रही है, आई होप सर माहौल बनेगा शानदार वाला, क्योंकि सर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो लगाएंगे हम पूरा दम और लाएंगे सर एग्जामिशन। आइए सरकार, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 9 अंडर जीएसटी। सर सबसे पहली बात, सर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सर ये पढ़ने से पहले टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट मैंने यहां दे रखा है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि सर चार्जिंग सेक्शन में 9 सब सेक्शन में लिखा है क्या, जीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन मतलब होता है अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भी यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, और अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया स्टिल यू आर टैक्सेबल पर्सन और आप पे टैक्स की लायबिलिटी आएगी। और एक बात और सर, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया यू आर अ वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और ऐसे केस में सर आपको जैसे रजिस्ट्रेशन कराया, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उस दिन से जो भी आप सप्लाई करोगे उन सब पे टैक्स लगेगा। और सर आपको कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जो भी टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो, और कस्टमर से टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सेकंड बात, इफ यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सर यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और ऐसे केस में जिस दिन से आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, भाई साहब बैंड बजने वाली है, क्योंकि जिस दिन से आप लायबल हुए उस दिन से यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और यू आर अ टैक्सेबल पर्सन मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा और अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। यू कांट इशू टैक्स इनवॉइस टू द कस्टमर, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी गुड्स या सर्विस सप्लाई करिए उसमें जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स काम आए, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी इज अलाउड ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन। और ऐसे केस में सर जितना टैक्स का लायबिलिटी हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उतने पीरियड में जितना टैक्स का लायबिलिटी है उतना 100% आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1। भारत माता की जय। आइए सरकार, ये हो गया टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट शानदार वाला। अब सर 3 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के, सेक्शन 22, 23, 24, जिनने बताया क्या किसको रजिस्ट्रेशन कराना है किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सेक्शन 22 बोलता है क्या, एवरी पर्सन हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। और अगर वो किसी ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई कर रहा है सर जहां पर उसका एग्रीगेट टर्नओवर सर अगर एक्सीडिंग रुपीज 20 लाख हो गया है, तो ऐसे केस में एवरी सच प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई। मतलब ये है कि सर आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखना कितना 20 लाख का लिमिट, अगर वो क्रॉस हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। पर अगर किसी स्टेट से आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, पर हाँ वो टर्नओवर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट जरूर बनेगा। और यस सर 4 स्टेट सर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट में योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख। कितना बेटा 10 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट रहेगा इन 4 स्टेट में। इन 4 के अलावा किसी और स्टेट में तो 20 लाख का टर्नओवर लिमिट रहेगा। और हाँ ध्यान देना, अगर इन 4 में से किसी भी एक स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ऑल इंडिया बेस पे योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। और हाँ एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच मणिपुर में, दोनों का टर्नओवर क्लब करके जब 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगा यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन बोथ द स्टेट्स। पर हाँ इन 4 स्टेट में जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग ओनली एग्जाम सप्लाईज, वहां पे आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो ऐसे केस में योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 20 लाख ओनली, जैसा मैंने आपको बता रखा है लेक्चर के अंदर। आई होप समझ में आया, आई होप क्लिक हुआ बच्चों, क्लियर। उन 4 स्टेट में अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, वरना 20 लाख ही रहेगा। अच्छा सर देन ना हम आगे बात करेंगे कि सर अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील करते हो विद इन द स्टेट तो ऐसे केस में योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 40 लाख, ऐसा हम बाद में बात करेंगे आगे जाके, क्लियर। अब सर अगर आपने किसी को बिजनेस ट्रांसफर किया है तो सर जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर या सक्सेसर जो होता है, सिंस पैन नंबर चेंज होता है इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नया अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस कंपनीज वगैरह के केस में क्या होता है, अमलगमेशन मर्जर वगैरह जब होता है तो सर इसकी एप्लीकेशन जब हाईकोर्ट अप्रूव करता है तो सर उसके बाद सर आरओसी में आप क्या करते हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हो। जिस दिन आपको आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर डन। सरकार अब आइए
ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया आपके लिए सर, ये पॉइंट मैंने आपके लिए कवर कर लिया। आइए एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है। एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल इंडिया बेस पे जितना भी आप सप्लाई कर रहे हो सर, सेम पेन नंबर पे जितनी ब्रांचेस सबका प्लेस सबका टर्नओवर क्लब करके फिर टर्नओवर देखा जाता है। पर यस इट एक्सक्लूड टैक्सेस, जीएसटी वाले टैक्सेस को एक्सक्लूड करने का बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। प्लस अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी लाइट भी आती है, तो वो आपका इनवर्ट सप्लाई, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। और हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल टर्नओवर हो, एग्जम्प्ट टर्नओवर हो, नॉन टैक्सेबल टर्नओवर हो, सब कुछ काउंट करेंगे, भले गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, भले एक्सपोर्ट हो, इंट्रा हो या इंटर हो, सब कुछ काउंट होता है। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बच्चों, अगर आप एजेंट हो सर, अगर आप प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप याद आया बेटा, अगर आप एजेंट हो और इफ यू आर सप्लाइंग द गुड्स ऑन योर ओन बिहाफ, ऐसे केस में मतलब सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स, तो सर प्रिंसिपल की बिहाफ पे आप सप्लाई करो, मतलब आप खुद के नाम का बिल इशू कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो पूरा एंटायर इनवॉइस वैल्यू वो ये मानेंगे खुद ने ही सप्लाई किया, और ऐसे केस में खुद के टर्नओवर में काउंट होगा बेटा वो। क्लियर। अब आपने मान लो 10 प्रिंसिपल का आप काम करो, 10 प्रिंसिपल का जो टर्नओवर आपका था, जो आपने सप्लाई किया, वो सब ऐड करेंगे आपके टर्नओवर को निकालते वक्त। पर अगर जॉब वर्कर की बात करें बेटा, तो जॉब वर्कर के लिए टर्नओवर क्या होता है, उसका जॉब वर्क चार्ज ही उसका टर्नओवर होता है बेटा, इसलिए जॉब वर्क चार्जेस ही उसके टर्नओवर का पार्ट बनेगा। अब भले प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को इंस्ट्रक्शन दिया कि उसके यहाँ पे डायरेक्टली गुड्स कस्टमर क्या भेज दे, पर ऐसे केस में बिल जाता है प्रिंसिपल का डायरेक्ट। क्लियर। जॉब वर्कर के नाम का बिल नहीं जाता है, जॉब वर्कर तो अपना केवल जॉब वर्क चार्ज दे रहा है बेटा, तो जॉब वर्क चार्ज का जो इनवॉइस होगा वही उसका वैल्यू का पार्ट बनता है बच्चों। क्लियर। और अगर एजेंट की बात करूं मैं आपसे बेटा, वापस बोल रहा बेटा मैं, अगर आप एजेंट हो तो प्रिंसिपल की बिहाफ पे सप्लाई करो, पर खुद के नाम का बिल इशू करो, मतलब खुद ही सप्लाई करो कस्टमर को, तो ऐसे केस में वो एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बिल का अमाउंट है वो खुद के टर्नओवर का, मतलब एजेंट के टर्नओवर का पार्ट बनता है बेटा। हाँ है ना भाई। चलिए सरकार, आइए सेक्शन में 24 देखो, 22 ने बोला क्या, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस करेगा या 10 लाख रुपए क्रॉस करेगा तो रजिस्ट्रेशन कराना। पर 24 ने बोलता है विद नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन में 22, उसमें क्या लिखा, वी डोंट केयर, इन फॉलोइंग पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। क्लियर है। आइए बेटा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इनको कंपलसरीली। फर्स्ट कौन है, पर्सन मेकिंग एनी इंटरसेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि नोट नंबर 1 नीचे दे रखा है, सेक्शन 23 का पावर यूज करके बोल दिया क्या, अगर आप सर्विस सप्लायर हो और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता, तो भले आप इंटरसेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करो, वी डोंट केयर, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जहां पे भी मैं 20 लाख बोलूंगा आप समझना वो 4 स्टेट में कितना है, 10 लाख रुपए बेटा। क्लियर। इसलिए प्रैक्टिकली दिस पॉइंट इज ओनली फॉर गुड्स। अगर आप इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बात खत्म बेटा। सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, सेम वे पहले पॉइंट नंबर 5, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीबी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। फिर अगर मान लो आपने ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी खुद की लाइबिलिटी आती है, तो ऐसे केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और टैक्स पे करना पड़ेगा। देन पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 95, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, 95 वाले बेटा, स्विगी, ओला, ठीक है। देन अगर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन में 51 whether not separately registered under this act, मतलब टीडीएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जिनको टीडीएस की लाइबिलिटी आती है उनको टीडीएस के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना सॉरी उनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। टीडीएस के लिए जैसे इनकम टैक्स में होता ना सर, पेन नंबर और 10 नंबर, ऐसे ही यहाँ पे भी अलग से नंबर लेना ही पड़ेगा आपको। क्लियर। देन सर अगर आप एजेंट हो जो प्रिंसिपल की बिहाफ पे गुड्स या सर्विस सप्लाई करो, खुद के नाम का बिल इशू करो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेपरेट नंबर लेना कंपलसरी है, तभी वो जीएसटीआर 6 फाइल करके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। देन अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो ऐसे केस में उस ईसीओ को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर हाँ, उन्हीं ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है जिनको टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी आती है। टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी किसको आती है, जब कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो पहले ईसीओ के अकाउंट में जाता है, फिर ईसीओ टाइमली सर पीरियडिकली अकाउंट सेटलमेंट करता है सप्लायर का, तो ऐसे केस में उसको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। तो उन ईसीओ को जैसे amazon.in इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। क्लियर। फिर सर ध्यान देना बच्चों, अच्छा ये तो पॉइंट था क्या, ऐसा कोई पर्सन जो ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है, जिसको सर ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करा जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो सप्लायर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बेटा, ठीक है। पर हाँ, इसके लिए आगे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सर्विस सप्लायर्स के लिए एग्जम्पशन दे दिया, प्लस गुड्स के लिए भी कुछ एग्जम्पशन दे रखा है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये वाला पॉइंट जो है ये कुछ कंडीशनल एग्जम्पशन दे रखा है, हम बात करेंगे। पर हाँ, ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। देन सर ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दे रहे टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे केस में उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, एग्जांपल netflix.com। देन सर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में दे रहे हैं उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कोई 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लस एनी अदर पर्सन जो गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकता है, जो अब तक नोटिफाई नहीं किया है। क्लियर। ये हमने पढ़ा क्या, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख क्रॉस करे या ना करे। क्लियर, डन।
सर अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या, सर्विस सप्लायर अगर आप हो और इंटरसेट सप्लाई भी करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 20 लाख या 10 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस सर ध्यान देना बच्चों, अगेन अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अगर कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करा थ्रू सच ईसीयू जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, उस सप्लायर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर उसके लिए अगर आप सर्विस सप्लायर हो और आप सर्विसेज सप्लाई करो थ्रू सच ईसीयू जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो भी आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर किसके लिए, सर्विस सप्लायर के लिए। पर अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और अगर आप ईसीयू के थ्रू सप्लाई करते हो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए भी एग्जामिनेशन दे दिया है और बोल दिया क्या सर वहां पे कंडीशन है। प्लस कंडीशन क्या क्या, फर्स्ट आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 20 लाख रुपए। अच्छा जहां 20 के वहां ध्यान रखना 4 स्टेट में अगर आप हो तो 10 लाख बेटा। ओके चलिए मैं 20 लाख ही बोलूंगा सर। ओके तो सर अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या उससे कम था, सेकंड करंट ईयर में आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे कम होना चाहिए, ओके देन आप इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करने चाहिए, देन सर देना मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप सप्लाई नहीं करने चाहिए। मतलब पता बड़ा अलग अलग स्टेट में आपने अपनी ब्रांच खोल के वहां से इसी के थ्रू आप सप्लाई करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, यू मस्ट हैव अ पैन नंबर। प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल पे जाके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपको लेना पड़ेगा बच्चों। क्लियर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड आपको ये बताना पड़ेगा कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आप सप्लाई कर रहे हो। सर कॉमन पोर्टल क्या करेगा, आपके पैन के इन्फॉर्मेशन से आपका डेटा वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद आपको वो एनरोलमेंट नंबर इशू करेगा, एंड सर आपको केवल एक ही एनरोलमेंट नंबर इशू होगा, मल्टीपल एनरोलमेंट नंबर इशू नहीं होगा। क्लियर, फिर ध्यान देना बच्चों, आपके पास एनरोलमेंट नंबर होगा तो ही ईसीयू आपको अलाउ करेगा टू सप्लाई द गुड्स ऑन फ्रॉम देयर पोर्टल ऑल्दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। क्लियर, और अगर आपने बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले लिया, वॉलंटरी लिया, या आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, तो ऑब्वियसली ये एनरोलमेंट नंबर आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, एंड सर उसके बाद आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन की तरह सप्लाई करेंगे। ओके कोई खास बात नहीं, कुल मिला के सर विद इन द स्टेट सप्लाई कर सकते हो। क्लियर, अप टू ₹20 लाख तक का टर्नओवर अगर आपका है चलेगा, और अगर आप ईसी के थ्रू सप्लाई करते हो सर जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल भी होता हो, वी डोंट केयर, सर 20 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपने यूनिक एनरोलमेंट नंबर लिया तो बेटा। ओके डन, पर हाँ ध्यान ना इंटरसेट सप्लाई नहीं कर सकते आप, और टर्नओवर लिमिट इज 20 लाख, और हाँ 4 स्टेट में अगर प्लेस ऑफ बिजनेस तो ऑब्वियसली 10 लाख का टर्नओवर। आइए सर, प्लस जैसा अभी हमने पढ़ा कि अगर आप इंटरसेट सप्लाई करते हो क्लियर गुड्स का, या अगर आप एक कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पर सर अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड अदर नोटिफाइड प्रोडक्ट का जो सर प्रीडोमिनेटली हैंड से बनी हुई क्राफ्टमेंट्स गुड्स होती है जो, क्लियर जहाँ पे कुछ मशीनरी यूज हो सकती है पर मेनली हाथ से बनी होती है बेटा गुड्स वो, तो ऐसे केस में आप अगर इंटरसेट सप्लाई करते हो या आप कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन भी हो इन स्पेसिफाइड गुड्स के लिए, तो ऐसे केस में आपको 20 लाख या 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस कंडीशन क्या है, पैन नंबर होना चाहिए, और अगर आप सर इंटरसेट सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको ईवे बिल इशू करना कंपलसरी है। क्लियर डन, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू सप्लाई। ओके सरकार, आइए सेक्शन 23 बोलता है क्या, कौन कौन लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आई होप सर मजा आ रहा है, आई होप ये क्विक रिवीजन आपके एंड पर बहुत इफेक्टिव हो रहा होगा। क्लियर, आइए बाबू भाई हम बच गए, हमको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग कौन कौन है भैया, आइए सर फर्स्ट सेक्शन में 23 सबसेक्शन ने बोला क्या, अगर आप ऐसी कोई गुड्स सर्विस सप्लाई करो विच आर नॉट लायबल टू टैक्स एट ऑल, जैसे सर आप केवल पेट्रोल बेचते हो बेटा, दारू बेचते हो बेटा आप सर, या होली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी जो गुड्स है उन्हीं में सप्लाई करते हो, जैसे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही बेचते हो जो विच आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, यू नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एट ऑल, एक्सक्लूसिवली वो ही सप्लाई करने चाहिए बेटा। फिर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो और आपका जो रेवेन्यू है आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड ही है, तो ऐसे केस में ऑल दो एग्रीकल्चरलिस्ट जो भी गुड्स बेच रहा है वो अगर टैक्सेबल भी है, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्सेबल भी होते हैं, फिर भी उसको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर, अब कुछ लोगों को स्पेसिफाई किया गवर्नमेंट ने सेक्शन में 23 सबसेक्शन 2 का पावर यूज करके, कुछ पॉइंट तो हमने सेक्शन में 24 के साथ पढ़ लिए बेटा, जैसे इंटरसेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, क्लियर ईसीयू थ्रू सप्लाई करो, वो सब पावर ये सेक्शन में 23 से मिला था। क्लियर, मैंने लिंकिंग करने के लिए आपको सेक्शन में 24 के एंड में दिया था बेटा। आइए सबसे पहला पॉइंट विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाईज कौन सा है, ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है और उसके अलावा कोई और सप्लाई नहीं है, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड सर, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के ही सप्लायर हो और अगर विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना मिलेगा, 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, पर ये फॉलोइंग कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेक्शन में 24 में आप कंपलसरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे उसमें लिखा है ना इंटरसेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने चाहिए, या अदर कंडीशंस जहां पे लिखा है क्या आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहां तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सेकंड सर
ना बेटा कंपोजिशन स्कीम में हमने पढ़ा था क्या, उन 8 गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, याद है बेटा सर, उन 8 में से एक गुड्स केवल एरेटेड वाटर विथ स्वीटनिंग मटेरियल्स और एडेड शुगर, ये वो गुड्स को छोड़ दो, बाकी की 7 गुड्स यहाँ लिखी हुई है, और उनके अगर सप्लायर भी हो, मतलब ट्रेडिंग भी करते हो तो, या फिर मैन्युफैक्चर भी हो आप हो, तो ऐसे केस में सर आप एलिजिबल नहीं हो 40 लाख के बेनिफिट के लिए। वो गुड्स कौन कौन सी मैं जस्ट रिवाइज करा रहा बेटा आपको, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स, फ्लाइश ब्रिक्स, फ्लाइश एग्रीगेट्स, फ्लाइश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इनके अगर आप सप्लायर भी हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। देन तमन्ना ऑसम टीपी, सर तमन्ना ऑसम टीपी, ये 10 स्टेट के नाम ऐसे हैं जहां पे अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है आपको 40 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्लियर सर, मैंने यहाँ पे तमन्ना ऑसम टीपी की रिगार्डिंग यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, यहाँ मैं समझाता हूँ सारे स्टेट का रिलेवेंस। एंड देन अगर आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में एंड यू डोंट वांट टू एग्जिट योर रजिस्ट्रेशन, विड्रॉ नहीं करना चाहते, या आप सर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है एंड सर ये क्या 40 लाख का बेनिफिट जो मिला ना वो बाद में मिला बेटा एक्चुअली, तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद यू डोंट वांट टू विड्रॉ योर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में कंटिन्यू करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर डन, ये तो आपका क्या सर किन लोगों को 40 लाख का बेनिफिट मिलता है, प्लस एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया क्या सर। सबसे पहली बात तो ये किन के लिए है, हु आर एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स, उन्हीं के लिए। पर अगर आपने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया और उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, चलेगा। क्लियर, वो एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस है पर सर्विस तो है ना बेटा, फिर भी चलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर हाँ सर इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं होनी चाहिए, भले वो टैक्सेबल हो एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं होनी चाहिए। पर हाँ ये इंटरेस्ट की जो इनकम होती है इसको टर्नओवर का पार्ट तो बनाएंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड तो करेंगे, पर सर यू विल नॉट बी इन एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। पर कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो वहां मैंने बोला था क्या इंटरेस्ट के अर्निंग को आपको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करने का, यहाँ पे टर्नओवर में इंक्लूड तो करेंगे बट यू विल नॉट बी इन एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट बेटा। आइए बच्चों अब वो कंक्लूजन आपको बताता हूँ, वो कौन कौन से स्टेट में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अगर उन 4 स्टेट में आप हो, तमन्ना, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तो यहाँ 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा, भले गुड सप्लाई करो या सर्विस सप्लाई करो या दोनों सप्लाई करो, वी डोंट केयर। प्लस सर 6 स्टेट्स ऑसम टीपी, ऑसम टीपी में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, पुडुचेरी, ये 6 स्टेट में आपको 20 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा, भले आप गुड सप्लाई करो केवल या केवल सर्विस सप्लाई करो या गुड्स सर्विस दोनों सप्लाई करो बेटा। क्लियर, इसके अलावा जितने भी स्टेट्स है, भले वो कश्मीर हो सर, आसाम हो, हिमाचल प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो सर, वहां पे अगर आप केवल गुड सप्लाई करते हो तो 40 लाख का बेनिफिट है, गुड्स प्लस सर्विस या ओनली सर्विस अप्लाई करते तो 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा आपको। क्लियर, तो तमन्ना ऑसम टीपी ये ध्यान रखिएगा, वहां पे केवल आपको सर 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, वहां 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और तमन्ना वाले स्टेट में तो 10 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा बेटा आपको। क्लियर डन। और हाँ तमन्ना ऑसम वाले जो स्टेट थे वहां पे कंपोजिशन स्कीम में 75 लाख का ही बेनिफिट मिलता है, बाकी सब स्टेट में 150 लाख का बेनिफिट मिलता है कंपोजिशन स्कीम के लिए। क्लियर एंड सर ध्यान रखिएगा बच्चा, रजिस्ट्रेशन के केस में तमन्ना ऑसम टीपी एड हो जाता है, वहां 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तमन्ना वाले स्टेट में केवल 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बाकी 6 स्टेट में 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बाकी सारे स्टेट में एक्सक्लूसिवली गुड्स के केस में 40 लाख का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। भारत माता की जय। आइए सर सेक्शन 25, 26 एंड 27 सर वेयर एंड व्हेन, अवेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि व्हेनेवर यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है सर इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, जहां आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो सर वहां पे और उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो बेटा। सेकंड थिंग, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी हो तो सर जिस स्टेट से आप सप्लाई करने वाले हो उस स्टेट में एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी एडवांस से पे करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। फिर सर अगर आप टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया से सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में नियरेस्ट बेस लाइन जिस स्टेट में आता है उस स्टेट से आपको उस स्टेट में विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, अब सर ध्यान देना बेटा, स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जहां जहां आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो। कोई जीएसटी में ऑल इंडिया बेस पे सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं है। हाँ अगर आपका सेम स्टेट में मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन कराऊं, मैं चाहूं तो हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। और अगर मैंने मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लिया तो उनको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। पर हाँ अगर सेम स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका है तो ऐसे केस में सर आप चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ले, किसी भी एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करें, बाकी प्लेसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे केस में वो ब्रांचेस आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगी। पर एक
ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच मध्य प्रदेश में, दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। क्लियर? और ऐसे केस में दोनों आपस में क्या कहलाएगी? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। क्लियर? डन। सरकार अब ध्यान देना बच्चों, आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या उनको डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई किया, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई आपको इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर? डिस्टिंक्ट पर्सन का आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं। आप चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले, ऑल्दो आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ तो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं आप टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे बेटा। क्लियर? पैन नंबर होना कंपलसरी टू ऑप्ट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पर हाँ, अगर आप टीडीएस डायरेक्टर हो और टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केवल सर पेन नंबर नहीं 10 नंबर होगा तो भी काम चल जाएगा। सेकंड थिंग, आप अगर एनआरटीपी हो तो जिस कंट्री से आप आ रहे हो उस कंट्री का अगर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके बेस पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टीडीएस वाली बात मैंने आपसे ऑलरेडी कर ली है। अब ध्यान रखना, स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूएनओ या एनी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन who are notified under United Nations Privileges and Immunities Act या काउंसलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज है या एनी द नोटिफाइड पर्सन है तो उनको यूआईएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ जीएसटी नंबर। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेंगे फ्रॉम द कॉमन पोर्टल और हाँ, इट विल बी वैलिड फॉर एंटायर इंडिया, मतलब पैन इंडिया वो वैलिड रहता है। उनको स्टेट वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये यूआईएन नंबर क्यों लेते बेटा ये लोग? ताकि इनवर्ट सप्लाई जो लेंगे उस पर जो टैक्स पे किया है उसका वो रिफंड के लिए अप्लाई कर पाए। अब आ रहा है क्या? सो मोटो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बाय दी जीएसटी ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर के आगे कोई भी बोल नहीं सकता है। क्लियर? तो सर यहां बोला है क्या, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपका सुओ मोटो खुद से वो सर क्या कर दे, आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दे, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर दे। और अगर आपको लगता है कि ऑफिसर ने जो किया है वो सही किया है तो या तो सर उसके 90 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो या फिर सर आप अपील के लिए अपील के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो ठीक है सर, अगर आपने अपील के लिए अप्लाई किया और इसमें अपील में आप जीत गए, बात करता बेटा, अगर आप हार गए तो जिस दिन आप हार गए उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? डन। अब आइए बच्चों, सर अगर आपका एक ब्रांच का है, एसईजेड में एक ब्रांच का है सर आउटसाइड द एसईजेड है तो सर ऑल्दो विद इन द सेम स्टेट है तो भी एसईजेड वाली ब्रांच के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। रीजन बिंग उसको अगर सप्लाई किया तो जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं बेटा। हाँ है ना सर? ध्यान देना बेटा, आप कंपोजिशन स्कीम में हो या आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो उनके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर ही होता है क्योंकि आखिरकार ये है तो देश के लोग ही बेटा। क्लियर? सर फिर आता है क्या, एनआरटीपी, टीडीएस वाले लोग, टीसीएस वाले लोग, ओआईडी सर्विस सप्लायर एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे बेटा, इन लोगों के लिए सेपरेट प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है, बाकी सबके लिए सेम फॉर्म दे रखा है बच्चों। आइए अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन? सबसे पहली बात, आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे। सर पोर्टल मतलब www.gst.gov.in, यहां जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहां एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म नंबर GST REG01। क्लियर? इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए फिल करेंगे। पार्ट ए में आपसे पैन नंबर, किस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। क्लियर? एंड सर ध्यान देना बेटा, आपसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे कौन कौन सी, सर आपका पैन नंबर के बारे में, क्लियर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में, प्लस अब ध्यान देना बेटा आपके पैन नंबर को जैसे ही उन्होंने आपने डाला है सर सीबीडीटी की डेटाबेस से वो डेटा को वेरीफाई करेंगे और सर इंफॉर्मेशन फैच कर लेंगे, आपके लीगल नेम ऑफ द एंटिटी वगैरह क्या है बेटा। ठीक है? फिर वैसे लॉ में ये लिखा है पर प्रैक्टिकली भी अप्लाई नहीं हुआ, पर जो लॉ में लिखा हम तो वही बात करेंगे अभी। सर जो आपके पैन नंबर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड है उन पे ओटीपी आएंगे और ओटीपी की तरफ वो वेरीफाई हो जाएंगे। क्लियर? और वेरीफाई होने के बाद आपका सर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है सर वो आप सबमिट करेंगे पार्ट ए में, और पार्ट ए जैसे सबमिट किया आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, TRN। क्या मिलेगा बेटा? TRN नंबर जनरेट होगा और आपको कम्युनिकेट कर जाएगा। वो TRN नंबर यूज करके आप क्या करेंगे, पार्ट बी ओपन करेंगे, और पार्ट बी जब ओपन करेंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सा आप सप्लाई करने वाले हो, कौन कौन सा आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, सर प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप में क्या है, सर पार्टनर्स के नाम वगैरह सब कुछ उसके अंदर पूछता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेंगे, सर स्कैन्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, और सर उसके बाद पार्ट भी पूरा फिल करोगे आप, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आपका करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपसे पूछेंगे डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, और ऐसे केस में 30 दिन का वक्त होता है डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को वेरीफाई करके या तो नोटिस देने का या सर्टिफिकेट देने का बेटा। क्लियर? पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो ऐसे केस में क्या होगा, सर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे
मोबाइल नंबर पे जो लिंक्ड है विद आधार, सर उस पे ओटीपी आएगा, उस पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक को क्लिक करने के बाद सर वहाँ पे आपसे ओटीपी आएगा, आप नंबर डालेंगे और वो नंबर वेरीफाई होते ही आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। तो सर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन हो गया या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पार्ट बी विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मानेंगे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आपकी सबमिट हुई है और उसके बाद डिपार्टमेंट को 7 दिन का वक्त मिलता है या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते या फिर नोटिस इश्यू कर दे आपको बेटा। हाँ है ना भाई। पर सर ध्यान देना बच्चों, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था तो 30 दिन का टाइम है डिपार्टमेंट के पास या तो नोटिस देने का या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने का, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड थिंग, सर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर सर जैसे आपने आधार नंबर डाला ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, सर गवर्नमेंट के पोर्टल ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आदमी गड़बड़ है, हो सकता आपने पिछले सर कुछ टाइम पीरियड में आपने कुछ कांड किए जीएसटी में और आपके आधार नंबर से सारे कांड लिंक्ड है बेटा आपकी पूरी उसके अंदर, तो ऐसे केस में अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर एंड डेटा एनालिसिस सर कॉमन पोर्टल ने आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि यहाँ पे ये आदमी गड़बड़ है, तो ऐसे केस में सर कॉमन पोर्टल क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा आपको और ऐसे केस में ऐसे एप्लीकेंट को पहले डिपार्टमेंट अपने सर डिपार्टमेंट बुलाएगा, ऑफिस बुलाएगा, फिजिकली बुलाएगा बेटा, सर जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं उसको, सर वो प्रैक्टिकली भी डिपार्टमेंट का ऑफिस ही है, वहां आपको बुलाएंगे, आपका सर होता ना सर फिजिकल बायोमेट्रिक होता है बेटा, फिंगर लगा के जब आधार से ऑथेंटिकेशन होता है, क्लियर सर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो सब एक्सेप्ट होता है, तब जाके सर आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगी, सबमिट होगी, वरना एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं होगी। पर ये स्पेशल प्रोसीजर केवल गुजरात, पुडुचेरी और अभी आंध्र प्रदेश में एप्लीकेबल किया, बाकी सारे स्टेट में धीरे धीरे स्टेजेस में एप्लीकेबल ये क्लियर डन। दिस एडिशनल प्रोसीजर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गुजरात, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश। आइए अब एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो रही है, प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड हो रही है, पर अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो ऐसे केस में सर आपने अगर एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी एडवांस में जमा कराई होगी तो ही आपको ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो क्या आ जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी, वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा विद दी अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट, अगर उसको लगता है एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर क्लियर, तो ऐसे केस में विद इन 7 वर्किंग डेज वो क्या कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 06। पर उनको लगता है मामला गड़बड़ है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ऐसे केस में सर जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी उसके 7 वर्किंग डे में वो क्या कर देंगे, आपको एक नोटिस इशू कर देंगे। पर इन 7 दिन में ना तो नोटिस इशू हुआ ना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हुआ, तो ऐसे केस में मान लेंगे योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड। ओके, अब मान लो नोटिस इशू हो गया तो नोटिस का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 7 वर्किंग डेज। अब आपने रिप्लाई नहीं दिया तो ऑफिसर कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन, पर अगर आपने रिप्लाई दिया तो उसके बाद डिपार्टमेंट को 7 दिन का टाइम अब दिया वापस डिपार्टमेंट को कि 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर वो वेरीफाई करेंगे कि आपने जो रिप्लाई दिया वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है। अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है, ही में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, और उसको लगता है एवरीथिंग इज फाइन, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। पर आपके रिप्लाई देने के 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट ना तो उसको एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया तो योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर डन। अच्छा, क्लेरिफिकेशन जो आपसे मांगा था नोटिस के थ्रू, इट इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन करेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर्स डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अदर देन पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, क्योंकि ऑलरेडी वो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो चुके हैं। और हाँ ध्यान देना बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया 7 दिन का टाइम मिलता है। सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया था या ऑप्ट किया बट दे फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर वो लोग जो स्पेशली आइडेंटिफाई ऑन द कॉमन पोर्टल गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में, क्लियर, या फिर सर अगर प्रॉपर ऑफिसर लगता है यार ये पर्सन के केस में हम अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको दे देंगे तो बहुत रिस्की डिपार्टमेंट के लिए, तो ऐसे केस में आफ्टर सर having approval of commissioner या authorized officer by the commissioner not below the rank of assistant commissioner या उसके above rank वाले ऑफिसर जो कमिश्नर से authorized है उससे परमिशन लेके उस एसएसजी के प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसे केस में इन तीनों केस में सर डिपार्टमेंट के पास 30 दिन का वक्त है टू गिव द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर 30 दिन के अंदर वो क्या दे देंगे आपको, सर नोटिस इशू कर देंगे। पर हाँ यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस होगा और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, या तो आपको नोटिस इशू कर देंगे या फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इन 3 केस में बेटा, ये तीनों केस यहाँ पे रिपीट किए बेटा, हाँ है ना भाई। पर टाइम कितना, 30 दिन का टाइम है। पर इस 30 दिन में इन 3 लोगों के लिए सर डिपार्टमेंट ने न तो नोटिस इशू किया और नहीं आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया, तो ऐसे केस में ये मान लेंगे योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड। अब मानो 30 दिन के बाद आपको इन्होंने नोटिस इशू किया, उस नोटिस का आप रिप्लाई देंगे और रिप्लाई देने के 7 वर्किंग डे में अगर डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं किया तो योर एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं बच्चा, हाँ है ना भाई। डन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बेटा, वैलिड पैन नंबर, वैलिड इंडियन मोबाइल फोन नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल मैंडेटरी फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, देन प्लेस ऑफ बिजनेस कौन कौन से आपके, ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल्स कौन कौन सी है, कौन सा वार्ड नंबर, सर्कल नंबर में आप फॉलो करते हो, देन वैलिड बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम इंडिया, IFSC कोड ऑफ दैट ब्रांच,
At least one proprietor, partner, director, trustee, karta and member with corresponding PAN number, then an authorized signatory who is resident of India with valid details including PAN. ये सारी इंफॉर्मेशन होगी सर, तो अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी बेटा। आइए सर, आधार ऑथेंटिकेशन बोल दिया क्या सर, जैसा हमने पढ़ा क्या, एवरी पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। पर आधार ऑथेंटिकेशन किसका होगा, इंडिविजुअल अगर खुद अप्लाई करा उसका होगा, क्लियर, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स होगा, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स का होगा, एंड कर्ता ऑफ एन एचयूएफ का होगा बेटा। पर अगर मान लो किसी को आधार नंबर असाइन नहीं हुआ जिनका आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, तो ऐसे केस में सर 60 दिन का टाइम दिया डिपार्टमेंट को कि उसके प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा, ठीक है। पर हाँ, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है क्या, इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली उसके पास आधार नंबर होगा ही नहीं। देन अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अ लोकल अथॉरिटी, अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अ पीएसयू और अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन, तो ऐसे केस में इनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। सरकार आता है क्या, अब आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सर सबसे पहली बात आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब सर 1 अप्रैल 2020 के पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है ही नहीं बेटा, था ही नहीं सिस्टम। सेकंड थिंग, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, आपका आधार और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, पर सर इन 3 पर्पस के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रखा तो पहले कराओ, उसके बाद ये 3 पर्पस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। पहले ये 3 पर्पस पढ़ लेते तो ये सेक्शन का मीनिंग, रूल का मीनिंग समझ में आएगा आपको। सर फर्स्ट, फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब उसको ऑर्डर को रिवोक कराने के लिए आपको अप्लाई करना है। सेकंड, आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है, रोल नंबर 89, आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है ऑफ आईजीएसटी और ऑफ गुड्स, जो आपने एक्सपोर्ट कर दिया उस पर जो आईजीएसटी पे किया उसके रिफंड के लिए अप्लाई करना है। तो इन 3 पर्पस के लिए एलिजिबल होना है आपको, तो यू मस्ट अप्लाई फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा है तो। और हाँ, मान लो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करना तो कौन अप्लाई करेगा, तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म के केस में एनी पार्टनर, एचओएफ के केस में कर्ता, कंपनी केस में एमडी और एनी होल टाइम डायरेक्टर कोई भी करा दे बेटा, एओपी बीओआई सोसाइटी केस में मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, देन ट्रस्टी केस में ट्रस्टी इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, प्लस अगर इन सारे केस में ऑथराइज सिग्नेटरी कोई और पर्सन है तो उसका अलग से आधार ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी है। अब सुनना, अब आधार ऑथेंटिकेशन अगर कराना कंपलसरी इन 3 पर्पस के लिए एलिजिबल होने के लिए, पर आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आधार नंबर का जो एनरोलमेंट आईडी स्लिप है वो प्लस एनी ऑफ द सर इन 4 में से कोई भी डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक विद द फोटोग्राफ विद अ स्माइल, देन वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर आप क्या कर देंगे, एक बार अप्लाई कर देंगे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बेटा, हाँ है ना, तो आप इन 3 पर्पस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो। पर आपने जैसे ही सर आधार के लिए अप्लाई किया, आपको आधार एनरोलमेंट आईडी नंबर मिल गया बेटा, उसके बाद सर जिस दिन आपको आधार नंबर मिल जाएगा उसके 30 दिन में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर, देन यू विल बी कंटिन्यू फॉर दिस 3 पर्पस, अदरवाइज आप वापस से डिसेबल हो जाओगे। क्लियर, डन। आइए सर रूल नंबर 25, आई होप ये अच्छे से रिवाइज हो रहा है, ये थ्योरी कंटेंट सर, ये प्रोसीजर पार्ट भी आपके एंड पे रिवाइज हो रहा है। इफेक्टिव अगर आप लिसनिंग करोगे सर शानदार वाला रिवीजन होगा, पूरा आइडेंटिटी मेरी गारंटी है आपकी पॉकेट में होगा। पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखना, भारत माता की जय होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस। सबसे पहली बात सर, अगर आपने कहते ना बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, क्लियर, और आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया या ऑप्ट किया बट यू फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर वो याद है बेटा सर जहाँ पे ऑथराइज ऑफिसर से परमिशनली प्रॉपर ऑफिसर ने कि सर मेरे को यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस करूंगा तो ही मैं इसको रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा। क्लियर, या फिर आप आइडेंटिफाई ऑन द कॉमन पोर्टल, तो ऐसे लोगों को सर बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर जो हमने पढ़ा बेटा सर यहाँ पे क्या होगा, पहले आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो ऑफिसर सबमिट करेगा टू द डिपार्टमेंट अलोंग विद द फोटोग्राफ व्हिच आर टेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, और उसको सबमिट करना पड़ेगा। वो ऑफिसर क्या करेगा, ये फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड प्रोविजन, मतलब 30 दिन का टाइम दे रखा बेटा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का इनको, तो उसके 30 दिन खत्म होने से एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू दी डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ दोज डेज बेटा वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब मान लो ये तो था कब, बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अब मान लो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, अब उसके बाद भी ऑफिसर को लगता है क्या कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो ऐसे केस में वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आ सकते हैं बच्चों, राइट है, ये देर का सेक्शन है, रूल है, रूल नंबर 25 है। और ऐसे केस में अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए तो ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड, हाँ है ना भाई, क्लियर सर
वो वेरिफिकेशन करेंगे प्रॉपर। सर जो आपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस करने का बात करा था वो काम करे कि नहीं करे, एवरीथिंग दे विल वेरीफाई। वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलोंग विद द फोटोग्राफ्स अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करेंगे विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। क्लियर, डन। ये फिजिकल वेरिफिकेशन का रूल नंबर 25 खत्म होता है। अब आइए 15 डिजिट जीएसटी नंबर फॉर्मेट। सर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फर्स्ट 2 डिजिट होता है स्टेट कोड, देन होता है पैन नंबर, देन होता है एंटिटी कोड एंड देन आईटी चेकसम कैरेक्टर। देन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना पड़ेगा एट योर एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लस जो आपका जीएसटी नंबर है उसका आपका साइन बोर्ड होता है, नेम बोर्ड होता है, उस पर आपको सर लिखना पड़ेगा प्रोमिनेंट प्लेस पे, जहाँ पे आप नाम लिखते हो ना अपनी कंपनी का, सर वहां पे जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। और एट द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट होके वहां पेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, फॉलो करना चाहिए बेटा। आइए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर अगर आपने विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था तो जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उस दिन से आप रजिस्टर्ड माने जाएंगे, दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 30 दिन के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जिस दिन आप लायबल हो उसके बाद, तो सर जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और हाँ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। आइए फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। सर देना बेटा जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तब आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है तो सर कोई बात नहीं, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, पर सर उसके 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल करनी पड़ेगी, नहीं तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। सर कितने दिन में? 30 दिन फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मतलब जब तक आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करते तब तक आपका जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ब्लॉक रहेगा बेटा। क्लियर, डन। पर हाँ, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग पर्सन। एक तो टीडीएस और टीसीएस के लिए जो अप्लाई करे वो लोग, और जिनका सर कंपलसरी या सोमोटो रजिस्ट्रेशन कर दिया था ऑफिसर ने, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, तो ऐसे केस में ये फैसिलिटी आपको नहीं है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। क्लियर। आइए बच्चों, सर अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है? इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि इनका एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी, वी डोंट केयर, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, सर एनआरटीपी सिंस आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन है इसलिए सेपरेट प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए नॉर्मल जो जीएसटी फॉर्म नंबर जीएसटी आरईसी 01 होता है, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए वही होता है बेटा। इनको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी पड़ती है। क्लियर। सर अब सुनना बात को ध्यान से, इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इनको मिलेगा कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? क्लियर। सबसे पहली बात, जितने दिन के लिए इन्होंने अप्लाई किया वो दिन, या 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर। ये रजिस्ट्रेशन के लिए इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। पर अगर इनका मन ज्यादा लग गया और इनको फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर फर्दर एक्सटेंशन, बट सर ऑफिसर कैन नॉट एक्सटेंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय फर्दर 90 मोर डेज। मतलब 90 प्लस 90 मैक्सिमम 180 डेज तक ही हो सकता है। आगे एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने बोला क्या, अगर मान लो किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को या एनआरटीपी को 90 प्लस 90 मतलब 180 डेज के बाद भी अगर उसको अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना तो क्या कोई ऑप्शन है? आंसर इज नो। डिपार्टमेंट को भी पावर नहीं दे रखा है उसकी बियॉन्ड उसका रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करने का। तो ऐसे केस में क्या करेगा वो? सर ऐसे केस में वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा, और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो जो स्टॉल उसका अलॉटमेंट हुआ है, जो दुकान उसको अलॉट हुई थी इन द एग्जीबिशन वगैरह, उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वही उसका एड्रेस प्रूफ मान के उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज सीटीपी का रजिस्ट्रेशन बियॉन्ड दिस पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। आइए एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में उसको पे करनी पड़ती है एनआरटीपी या सीटीपी को। सर अब देखना, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो उसको जितना पीरियड वो एक्सटेंड करा उसमें अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी और बढ़ती है उसको उतना अमाउंट और एडवांस में और पे करना पड़ेगा जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता था। प्लस सर एक सर्कुलर ने पूछा गया एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो नेट टैक्स लायबिलिटी होती है या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी? तो यहाँ बोला है क्या, आफ्टर कंसीडरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कैजुअल टैक्स पर्सन उसको आईटीसी सारा मिलता है बेटा, तो आफ्टर कंसीडरिंग आईटीसी जो नेट उसका टैक्स लायबिलिटी बनता है उसी को उसको एडवांस में पे करना पड़ता है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नहीं बच्चों। क्लियर, डन। सर सीटीपी और एनआरटीपी में डिफरेंस क्या है बच्चों? सबसे पहली बात, सर कैजुअल टैक्स पर्सन तो देश का ही पर्सन है बेटा। क्लियर। तो जिस स्टेट में वो जा रहा है वहां पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। सर यहां पर सर अगर आप एनआरटीपी तो पूरे देश में एंटायर इंडिया में ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका ना आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। सर उसके पास पेन नंबर है, यहाँ पे ऑब्वियसली पेन नंबर नहीं होगा तो उसके देश में जहां से वो आ रहा है वहां का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके बेस पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। प्लस सर उसका सेम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो आरईसी 01 है फॉर्म नंबर वो सेम है बेटा। यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दे रखा है। यहाँ पर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर वो काम कर रहा है तो ही वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाता है। पर एनआरटीपी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिजनेस टेस्ट इज एब्सेंट इन द
डेफिनेशन मतलब इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई नहीं भी कर रहा है, पर वो गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है, भले इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी वो एनआरटीपी कहलाएगा। क्लियर? यहाँ पे वो सारा आईटीसी क्लेम कर सकता है। और सर एनआरटीपी जो होता है वो केवल और केवल जो गुड्स उसने इंपोर्ट करी है उस पर जो आईजीएसटी पे किया होगा केवल उसी का उसको आईटीसी मिलता है, बाकी किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विस का उसको आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर? आइए अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसमें कोई अमेंडमेंट कराना तो क्या करेंगे, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही है उसके 15 डेज के अंदर आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑन दी कॉमन पोर्टल। और अगर नॉन कोर एरिया में अमेंडमेंट था तो ऐसे केस में जैसे आप एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। और अमेंडेड सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके सर उसका प्रिंट निकाल के लगा देना। क्लियर? पर अगर कोर एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट था तो ऐसे केस में योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, वो एग्जामिन करेगा और 15 डेज के अंदर 15 वर्किंग डेज में वो देखेगा कि सही उसने अप्लाई किया कि नहीं किया। अगर एवरीथिंग इज फाउंड ओके तो अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर देगा। और उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में वो नोटिस सर्व करेगा और नोटिस सर्व करके बोलेगा क्या कि शो कोज व्हाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड। पर ये नोटिस उसको देना पड़ेगा विद इन 15 डेज। क्लियर? अब 15 वर्किंग डेज में उसने या तो नोटिस देना है या फिर अप्रूव करनी है। कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई, अमेंडमेंट क्या हो गई, अप्रूव हो गई है। अब उसने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के 7 वर्किंग डे में आप क्या करेंगे, उस नोटिस का रिप्लाई करेंगे। विद इन 7 वर्किंग डे आप क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। 7 दिन में अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट में भी रिजेक्टेड। पर अगर उसने सर आपने 7 वर्किंग डे में रिप्लाई दिया तो रिप्लाई देने के अगेन 7 वर्किंग डे के अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। इफ एवरीथिंग इज ओके तो आपको विद इन 7 वर्किंग डे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड करके इशू कर देगा। और पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो ऐसे केस में योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट में भी रिजेक्टेड। पर हाँ 7 वर्किंग डे आपके रिप्लाई देने के बाद 7 वर्किंग डे का टाइम है डिपार्टमेंट पास, या तो अप्रूव कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे। कुछ भी नहीं किया तो ये मान लेंगे कि योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट वाज अप्रूव्ड। क्लियर? पर हाँ ध्यान देना बच्चों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कभी चेंज करना तो डायरेक्टली आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करेंगे, नया ओटीपी आएगा नए नंबर पे और सर ऐसे केस में वेरिफिकेशन हो जाएगा। पर हाँ ध्यान देना बच्चों, सर कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं बेटा, जहाँ पे एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। ये रहा फर्स्ट, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है बेटा। सेकंड, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है बच्चों। या फिर एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, सीईओ और इक्विवेलेंट हु इज रिस्पांसिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, वो अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे केस में सर जितने रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हैं ऑन द सेम पेन नंबर उन सब पे आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दिस डज नॉट लीड टू चेंज इन द रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि पेन नंबर चेंज नहीं हो रहा बच्चों। तो ऐसे केस में आप सर क्या करेंगे, अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। दीज आर दी कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाती है, अदरवाइज डायरेक्ट अमेंडमेंट हो जाता है बच्चों। क्लियर? डन। सरकार ध्यान देना, यहाँ मैंने बताया क्या, अगर पेन नंबर चेंज हो रहा है, जैसे पार्टनरशिप में था, कंपनी बन गया है, वाइस वर्सा, कोई भी चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, पेन नंबर चेंज हुआ तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहां अमेंडमेंट की बात आएगी नहीं बच्चों। अब कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आइए बच्चों, सबसे पहले बात कैंसिलेशन की बात कब आती है, दो केस में। फर्स्ट है वॉलंटरी कैंसिलेशन, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन नो मोर रिक्वायर्स इट, उसको लगता है अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड, सो मोटो कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, जहां प्रॉपर ऑफिसर को लगता है क्या कि सर आपने कोई डिफॉल्ट किए और योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल, तो वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है। आगे बात करेंगे प्रोसीजर क्या है। सबसे पहली बात, when registration is liable to be cancelled, first है क्या सर, either suo motu by the proper officer or on application by the registered person or his legal heirs। first, business discontinue हो गया बेटा, क्लियर? अच्छा, लीगल हायर्स कब अप्लाई करेंगे, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, ऑब्वियसली बेटा। सर कब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, इधर ट्रांसफर्ड फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर बेटा। सेकंड, अमलगमेंट विद अदर लीगल एंटिटी, डीमर्ज हो गया एंड अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया बिजनेस को, या चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बेटा, पेन नंबर चेंज हो रहा है बेटा। देन taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or 24 और intends to opt out of the voluntary registration, उसने voluntary registration करा रहा है, वो चाहे तो कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, अब उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम हो रहा है, या उसने इंटरसेट सप्लाई होने की वजह से रजिस्ट्रेशन कराया था, अब वो इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहा, उसका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन अप्लाई कर सकता है। या तो ऑफिसर कैंसिल करेगा या फिर खुद वो अप्लाई कर देगा, कैंसिलेशन के लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर अब आ रहा है क्या सर, ये फॉलोइंग डिफॉल्ट अगर आपने किए तो सर प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव डेट आल्सो बेटा। सर पर कब, फर्स्ट है क्या, फॉलोइंग कॉन्ट्रिब्यूशन हमने किया, रूल नंबर 21 बोलता है क्या, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर उसने बोगस बिल इशू किए, क्लियर, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। थर्ड, आपने पहले ये पढ़ लेता है, पहले ये वाला सॉरी ई पॉइंट, ही अवेल्स द आईटीसी इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16, जैसे आपने बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया, सर यहाँ पॉइंट बी में क्या था, आपने बोगस बिल इशू किए, यहाँ बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया, या फिर सेक्शन नंबर 16 के वायलेशन को के थ्रू आपने आईटीसी लिया, जैसे बिना बिल के क्रेडिट ले लिया बेटा आपने,
है ना। सेक्शन 16 में सब सेक्शन 2 में जो कंडीशन दे रखी है वो फुलफिल नहीं करे, आपने आईटीसी ले रखा है बेटा, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ले रखा है। फिर सर इफ यू वायलेट द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटिंग मेजर को अगर आपने वायलेट किया है, देन बैंक अकाउंट डिटेल आपने फर्निश नहीं करी, सेक्शन में 10 रूल नंबर 10 थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने बेटा कि आपने विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। देन आपके फॉर्म नंबर 1 जो आपने फाइल किया फॉर वन और मोर ऑफ द टैक्स पीरियड, उसमें जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई जो डिक्लेयर करी दैट इज इन एक्सेस ऑफ व्हाट यू हैव डिक्लेयर्ड इन योर रिटर्न, जो आपने फॉर्म नंबर जीएसटी 3 भी फाइल किया उसमें सप्लाईज कम दिखाई और 1 में सप्लाई ज्यादा दिखाई। 1 में सप्लाई ज्यादा दिखाने से क्या हो गया, रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में क्रेडिट ज्यादा चला गया और 3 भी फाइल करते हुए आपने टैक्स कम पे किया। भाई होशियार हो तुम तो 1 और मोर टैक्स पेड में अगर ऐसा हुआ योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। देन आपने वॉलेट किया है प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 86B। 86B क्या बोलता है, जिस अगर टैक्सेबल पर्सन का किसी भी टैक्सेबल पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस अगर एक्सीड कर दिया 50 लाख रुपए तो उसको मिनिमम 1% टैक्स पे करना पड़ेगा, 1% ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इन कैश। क्लियर, उसके कुछ एक्सेप्शन थे। हाँ, आपने अगर रूल वायलेट किया तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। देन आपको जिसको मंथली रिटर्न फाइल करना था बेटा, उसने कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं किए। देन जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है उन्होंने कंटिन्यूस 2 टैक्स पेड मतलब 2 क्वार्टर मतलब अगेन 6 महीने हो गया, उसके लिए अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। देन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और आपने सर आपको साल में एक रिटर्न फाइल करना है जीएसटी 4 फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल या उससे पहले और उसमें भी 3 महीने हो गए ड्यू डेट से और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन और 6 महीने हो गए आपने बिजनेस कमेंस ही नहीं किया। क्लियर, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन जो लिया था वो फ्रॉड करा था सर, मिस रिप्रेजेंटेशन किया था या विलफुल मिस स्टेटमेंट दिया था और गलत इंफॉर्मेशन देकर आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। और हाँ, इन सारे केस में डिपार्टमेंट के ऑफिसर जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे पहले आपको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट मिलता है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन एक बार टेम्परेरी क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर, डन। अब सर सस्पेंशन का मतलब क्या होता है आगे पढ़ेंगे बेटा आप। सर अब नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, बेटा 3 बार बोल दो, कैंसल 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 और रजिस्ट्रेशन इज कैंसल। ऐसा अरे नहीं भाई सर, देयर इज अ प्रोसीजर। सबसे पहली बात, अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई कर रहा है कैंसिलेशन के लिए तो सर उसको जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना, तो उस इवेंट के 30 दिन के अंदर वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देगा और बोलेगा क्या, इस दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर दीजिए सर। पर साथ में वो क्या करेगा सर, अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, आपको पता है ना सर, जितना भी स्टॉक आपके स्टॉक में है, जितना भी इनपुट कैपिटल गुड्स वगैरह है, उन सबका आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है बेटा। तो ऐसे केस में आपको स्टॉक का सारा डिटेल भी देना पड़ेगा कि कितना इनपुट्स है, कितना डब्ल्यूआईपी फॉर्म में है, कितना रॉ मटेरियल फॉर्म में, फिनिश गुड्स फॉर्म में है, कितना कैपिटल गुड्स है, उन सबका आपको स्टॉक जो आपने रखा हुआ है वो सारी डिटेल आपको फर्निश करनी पड़ेगी। उन सबका आईटीसी जो बनता है वो या जो उन पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है वो विच एवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर, और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इफ ऑल लायबिलिटीज आर पेड, क्लियर, जो आईटीसी वगैरह था वो रिवर्स कर दिया आपने, लायबिलिटी सारी पे कर दी और रजिस्ट्रेशन वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा कैंसिलेशन के विद इन 30 डेज। जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 30 दिन में वो कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर देगा, इफ एवरीथिंग इज ओके। सर अब अगर ऑफिसर खुद कैंसिल कर रहा है आपका रजिस्ट्रेशन बेटा, तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हुए आपको क्या देंगे, शो कॉज नोटिस इश्यू करेंगे, उसका आपको विद इन 7 डेज रिप्लाई देना पड़ेगा। इफ रिप्लाई इज सेटिस्फैक्टरी तो वो प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देगा और आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सस्पेंशन भी विड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जैसे ही वो शो कॉज देता है आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है बेटा। क्लियर, अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो सर विद इन 30 डेज वो क्या कर देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे फॉर कैंसिलेशन और ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन बेटा। और हाँ, या एक प्रोवाइजर डाल के बोल दिया क्या, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द शो कॉज नोटिस, यहाँ पे आपको शो कॉज दिया, रिप्लाई करने से अच्छा जो डिफॉल्ट थे जिसकी वजह से कैंसिलेशन के लिए उन्होंने नोटिस आपको दिया वो डिफॉल्ट आपने रेक्टिफाई कर दिया। जैसे 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए थे, रिटर्न फाइल कर दिया आपने विद और पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया विद इंटरेस्ट विद लेट फाइलिंग फी वगैरह सब कुछ, तो ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन विल बी रिवाइव्ड, सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका वापस कंटिन्यू हो जाएगा, हम कोई कैंसिल नहीं करेंगे और ये प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी बेटा। तो आप रिप्लाई मत करो, इससे अच्छा तो जिस वजह से आपका कैंसिल हो रहा था वो वजह को आपने दूर कर। आइए अब सस्पेंशन का मतलब क्या था, रूल नंबर 21A बोलता है क्या, सबसे पहले पीरियड ऑफ सस्पेंशन, अगर आपने खुद ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था तो जिस दिन से आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था वो दिन से सर जिस दिन आपने अप्लाई किया, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम व्हिच कैंसिलेशन इज sought, whichever is later। आपने बोला था 14 फेब से मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर दो, कैंसिल कर दो, आपने अप्लाई किया 28 फरवरी को, 30 दिन में अप्लाई कर सकते हो। तो जिस दिन अप्लाई किया वो दिन या जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, whichever is later, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन क्या मान लेंगे, सस्पेंड हो गया है। अब सस्पेंशन बाय द डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है फ्रॉम सच डेट
इज द डिपार्टमेंट कंसिडर फिट, और वो रेट्रोस्पेक्ट डेट भी हो सकती है बच्चों। वो ऑफिसर डिफाइन करेगा कि इस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं कैंसिल, तो उस दिन से क्या मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन एक बार क्या हो गया टेम्परेरी सस्पेंड, फिर प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि रजिस्ट्रेशन रिवाइव होना है कि नहीं होना है। आइए एनालिसिस में द डिपार्टमेंट लीडिंग टू सस्पेंशन, अगर आपके सर जीएसटीआर 3B को उन्होंने एनालाइज किया फ्रॉम जीएसटीआर 1, अब जीएसटीआर 1 में आपने आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखा रखा, 3B में आउटवर्ड सप्लाई कम दिखा रखा, या फिर जीएसटीआर 2B में आपका आईटीसी कम आ रहा है और 3B में आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम किया, तो ऐसे केस में अगर उनको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस या एनोमलीज लगे तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे सस्पेंड कर देंगे। सेकंड सर आपने रूल नंबर 10A मतलब बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करती विद इन 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिकली आपको इंटीमेशन आ जाएगी फॉर सच नॉन कंप्लायंसेस, एंड आपको सर विद इन 30 डेज रिप्लाई देना पड़ेगा कि व्हाई शो कोज व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड, और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी क्या कर देंगे सस्पेंड कर देंगे। क्लियर, अब आप रिप्लाई देंगे बेटा, उसके बाद वो डिपार्टमेंट कंसिडर करेगा। Now, no taxable supply, no filing of return during suspension. Suspension का मतलब क्या होता है? During the period of suspension, देखो अभी क्या है प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, अभी आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है यू कैन नॉट, आप सप्लाई तो करिए पर यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो, उसके बेस पे आपको कोई आप कस्टमर से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। ड्यूरिंग दैट पीरियड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी रिफंड, ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कोई रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हो। अब सर अगर सस्पेंशन रिवोक हो गया है, सस्पेंशन रिवोक कब होगा? पहली बात तो ये आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया कैंसिल, तो जिस दिन से आपका सस्पेंड हुआ था उस दिन से ही मान लेंगे कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन बेटा, सस्पेंशन विड्रॉ और रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पर अगर मान लो सर सस्पेंड किया था, आपसे पूछा था शो को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करे, आपने सेटिस्फाई कर दिया ऑफिसर को और ऑफिसर सेटिस्फाइड कि यस रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो रिवोकेशन सस्पेंशन का क्या हो जाएगा रिवोकेशन हो जाएगा। जिस दिन से सस्पेंड किया था उस दिन से रिवोकेशन हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन वापस से रिवाइव हो गया। क्लियर, डन। या जैसे आपने कंप्लायंस पूरा कर दिया रूल नंबर 10 है, बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर दी या पेंडिंग रिटर्न्स थे आपने फर्निश कर दिए बेटा, हाँ है ना भाई, आपका सस्पेंशन क्या हो जाएगा विड्रॉ हो जाएगा, और सस्पेंशन विड्रॉ हो गया रजिस्ट्रेशन वापस रिवाइव हो गया। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन सर जितने भी आपने सप्लाई किए थे उनके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करके कस्टमर को आईटीसी प्रोवाइड कर सकते हो बच्चा, उनसे टैक्स ले सकते हो। एंड सर ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी आपने सप्लाई किया उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करेंगे उस पर सारे ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करना पड़ेंगे एज इफ यू आर फाइलिंग द फर्स्ट रिटर्न बेटा। क्लियर, डन। और हाँ ध्यान देना बच्चों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी कैंसिल हुआ है तो सर जैसे हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था क्या सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 और 6 कि आपको जितना भी इनपुट स्टॉक में है रॉ मटेरियल फॉर्म में डब्ल्यूआईपी फॉर्म में फिनिश गुड्स फॉर्म में या जितना भी कैपिटल गुड्स है सर उसका डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, इतना जो प्रोपोर्शनल आईटीसी बनता है वो, या उनकी ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो, व्हिचएवर इज हायर, इतना जो टैक्स बनता है वो पहले आप पे करेंगे बेटा। हाँ है ना भाई, हमने आईटीसी चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया या मैंने रिपीट किया है। अदर पॉइंट्स, अ पर्सन टू हुम अ यूएन हैज बीन ग्रांटेड कैन नॉट अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कैंसिल हो गया इट विल नेवर अफेक्ट योर लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर सर, आई होप मजा आ रहा होगा बेटा। देखो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो अच्छे वर्ड्स है इनको देखते ही आपका पॉइंट कंटेंट पूरा रिवाइज होता है, उनको रेड में सर मैंने मार्क किया है सो दैट आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो। दिस न्यू समरी बुक इज एक्सीलेंट बच्चों। आइए, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया कैंसिल हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। अब ऑफिसर को अप्लाई कर दो साहब प्लीज आपने जो कैंसिलेशन किया है इसको विड्रॉ कर दो ना साहब। तो सर जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है यार उसके रिवोकेशन के लिए अगर अप्लाई करना, पहली बात तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए बेटा, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं तो पहले करो। क्लियर, अब सुनना बात ध्यान से, जिस दिन से उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया उसके 90 डेज के अंदर आपको सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है, प्लीज रिवोक कर दो अपना ऑर्डर। पर हाँ बिफोर रिवोकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी डिफॉल्ट आपके थे जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ वो डिफॉल्ट रेक्टिफाई करना पड़ेंगे। जैसे आपके रिटर्न वगैरह पेंडिंग थे, टैक्स वगैरह पेंडिंग था, वो सब पे करो, रिटर्न फाइल करो विथ लेट फाइलिंग फी विथ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पे किया, उसके बाद अप्लाई करना, उसके बाद हम सोचेंगे। क्लियर, पर अगर आप लेट हो गए और रीजनेबल सफिशिएंट रीजन था आपके पास तो ऐसे केस में 90 डेज के बाद आपको 180 दिन का टाइम ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर और दे सकता है। हाँ है ना भाई, सर कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर आपको फर्दर टाइम दे सकते हैं, फर्दर 180 डेज का, और मतलब 90 डेज प्लस 180 डेज का टाइम है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए बेटा। क्लियर, जो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि डिफॉल्ट रेक्टिफाई करना फिर आप अप्लाई करना बच्चों, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिलेशन है वो रिवोक करे कि ना करे। अगर वो एप्लीकेशन को अप्रूव करे कोई तकलीफ नहीं बेटा, अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा और उसका आप रिप्लाई देंगे, और उस रिप्लाई देने के 30 दिन के अंदर वो क्या करेंगे सर चेक करेंगे कि 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन रिवोक करना है कि नहीं करना है बेटा। प्लस अब देखना बेटा, अगर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन था वो रिवोक हो गया तो सर उसके जिस दिन आपको रिवोकेशन का ऑर्डर मिला है उसके 30 डेज के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड
जो भी आपने ट्रांजेक्शन की उन सबका आपको रिटर्न वगैरह फर्निश करना पड़ेगा, टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय। सर अब यूएन होल्डर्स देना बेटा, यूएन होल्डर्स जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल रजिस्ट्रेशन बेटा। और सेकंड, अगर असेस ने खुद ने या उसके लीगल हायर ने खुद ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था वॉलंटरीली, तो सर ऐसे केस में वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। खुद ने कैंसिलेशन कराया, खुद ही रिवोक करा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं बेटा। आइए एक सर्कुलर दे रखा है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। अगर कोई डेथ ऑफ द प्रॉपर्टर हो जाती है बच्चा, तो ऐसे केस में क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होता है। सबसे पहली बात सर, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो सर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है बच्चा, इस तरह से पैन नंबर चेंज होगा तो लीगल हायर नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। पर सर जो डिसीज्ड पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो तो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसके 30 डेज के अंदर उसके लीगल हायर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड थिंग, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो पर्सन को बिजनेस ट्रांसफर किया, भले वो लीगल हायर हो या कोई और पर्सन हो, जितनी भी लायबिलिटी थी ट्रांसफर की वो सारी लायबिलिटी भी उसकी होगी। किसकी सर, ट्रांसफर की बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो ये रहा, ये पॉइंट याद रखा बेटा, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। ऐसा लायबिलिटी वाले सेक्शन में, सेक्शन 93 में हम पढ़ेंगे कि व्हेनेवर देयर इज अ डेथ ऑफ द प्रॉपर्टर, और ऐसे केस में बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो डिसीज पर्सन की जितनी भी लायबिलिटी है वो सारी लायबिलिटी सर जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है उसको जाएगी विदाउट एनी लिमिटेशन। पर हाँ, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है तो लीगल हायर्स विल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी पास्ड ऑन इन केस ऑफ इनहेरिटेशन बेटा। क्लियर। अब ध्यान देना बच्चों, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफर बिजनेस हुआ है, तो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करके सर डिसीज पर्सन का जो भी आईटीसी अकाउंट में बैलेंस था वो पास ऑन हो जाएगा उस ट्रांसफर को जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है। क्लियर। और सर जिसकी डेथ हो गई है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए अप्लाई करेगा कौन, उसका डिसीज, उसका लीगल हायर बच्चा। इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट खत्म होता है अब शिद्दत के साथ। और देखिए आपके लिए क्या लिखा है बच्चों, जिसे हारने का डर नहीं, जीत उससे दूर नहीं, डर डर के नहीं जीने का, सर मस्त होके जीने का, खुश होके पढ़ने का, जो भी आप काम करो उसको पूरी एनर्जी के साथ काम करने का, डर के नहीं सर, तब जाके आपकी जीत होगी और 100% जीत आपकी होगी। क्योंकि सर जो खुद पे विश्वास रखते हैं उनकी हार कभी नहीं होती। ये सर ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, भारत माता की जय होगी। और सर ध्यान देना बच्चों, पूरा कंसंट्रेशन अगर आपने है तो सर पूरा कंटेंट इफेक्टिवली रिवाइज होगा। एंड सर कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं भारत माता की जय लिख के, सर मस्त होके सर इनको पढ़िए और सर अपना रिवीजन। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।